तो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग का मतलब पता है वो लेफ्ट में वो आता है ना, लेफ्ट टॉप में। हाँ हो चुकी है स्टार्ट। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या बाद में? देखो मैं बता देखो रहा हूँ, मैं पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगर कुछ में से गलती हो गई तो मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगी ना, इसलिए क्योंकि मतलब रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद। रिकॉर्डिंग साइज कितना होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। हम भेजने की कोशिश करेंगे पर नहीं पता, मतलब उस पे कोशिश करेंगे हम, बट अच्छा है कि तुम रह लो यहाँ पे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग की। हम भेज पाएंगे तो भेज देंगे। साइज वगैरह सब पे डिपेंड करता है इसलिए। अरे तो स्टार्ट करते हैं। मतलब ये तो हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर है। तो तुम मतलब फर्स्ट टाइम जब खोलोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा वो। ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे तुम अपना फाइल का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे तुम साइज डिफाइन कर सकते हो अपना आर्टबोर्ड का। ओरिएंटेशन तुम चेक कर सकते हो तुम्हें कितने आर्टबोर्ड चाहिए। आर्टबोर्ड में बता दूंगा अभी क्या होता है। और ये सारी बात की चीज़ें। तो यहाँ पे तुम जब क्रिएट दबाओगे तो ऐसा कुछ खाली सा आ जाएगा, ठीक है। तो और फिर इसके बाद ये इंटरफेस होता है। यहाँ पर तुम ये जो टॉप राइट में एक पैनल दिख रहा होगा, यहाँ पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या चीज़ करनी है। तुम्हें पेंटिंग करनी है तो उसके हिसाब से पूरा पैनल तुम्हारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे और लेयर्स, और ये पूरा बदल जाएगा। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग एसेंशियल क्लासिक से रखेंगे। यहाँ पर अगर तुम्हारा कुछ और हो तो तुम एसेंशियल क्लासिक में चेंज कर लेना, ठीक है। फिर इससे बात वो प्रेफरेंसेस में स्पीड का बता दे, रैम वाला। सबसे पहली चीज़ ये बता दे, रैम वाला और जो बैटरी में जो होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस इनमें रखना चाहिए। जिनका तो स्लो उसके लिए काम आएगा। मतलब प्रेफरेंसेस परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस। है ना। तुम लोग एडिट में जाओगे, यहाँ पर प्रेफरेंस, और जिसके पास मैक है वो फाइल में जाकर यहाँ पे कहीं प्रेफरेंसेस आएगा। और विंडोज़ वाले एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में यहाँ परफॉर्मेंस, यहाँ पे तुम अपना जीपीयू चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारा जीपीयू अच्छा है तो यहाँ पे टिक रखना, और यहाँ पे साइज इन्फो, और ये जो अंडू काउंट्स है इनको 100 ही रखना, इसको बढ़ाना मत, ठीक है, वरना बहुत स्लो चलेगा तुम्हारा। अंडू काउंट्स ये होता है कि तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम उसको कितनी बार अंडू कर सकते हो। मतलब मैं 100 स्टेप्स तक अंडू कर सकता हूँ, पर अगर मैं 200 अगर इसको करता हूँ तो मेरे को मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, तो उससे मेरा जो फंक्शनिंग है वो स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। और अरे कुछ मैं वो बताना? रैम का बोल रहा था, ये वाला नहीं। क्या क्या चीज़ तू ही बता रैम की दे। सेटिंग्स होती हैं कौन सी मतलब, समझा जनरल नहीं। में। कहाँ पे होगा ये बार ऊपर से नीचे आ जाए, एक बार किस्मत होगी, मैं भूल गया। जस्ट कम बहुत टाइम हो गया इसके। इसमें एक होता है रैम वाला, इसमें कि रैम डिसाइड होता है। किसी में भी नहीं मिल रहा क्या रैम का? पता नहीं, अरे बाद में देख लेंगे वो, चल ठीक है, मैं बता दूंगा, तू कर ले बाकी। है ना। तो इलस्ट्रेटर जो होता है वो तुम्हारा इन सारी चीज़ों में काम आता है। लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, आइकन डिज़ाइनिंग, इन्फोग्राफिक्स, टाइपोग्राफिक आर्ट, इलस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, फैशन, पैटर्न डिज़ाइनिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब इलस्ट्रेटर की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि वो वेक्टर में डील करता है। वेक्टर इज लाइक मतलब वो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। मैं जैसे यहाँ पे तुमको लिख के दिखाता हूँ कुछ, मैंने सेम चीज़, एक मिनट, देखिए रेजोल्यूशन, सेम चीज़ लिखी हुई है, पर ये जो चीज़ है ये फोटो है, मतलब ये पिक्सल्स में। तो मैं इसको कितना भी जूम करूंगा ये वाली चीज़ नहीं बदलेगी, पर इसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। वेक्टर की यही बात होती है कि तुम इसको कितना भी जूम कर लो 1000 टाइम, 10,000 टाइम, इसके पिक्सल्स नहीं फटेंगे। पर ये जो जेपीजी होती है उनके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं। तो अगर तुम्हें मतलब कोई लोगो है तो वो बिजनेस कार्ड पर भी वैसे ही दिखेगा जितना बड़ा वो एरोप्लेन पे दिखेगा, उसके रिजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इस ये मेन चीज़ होती है, इसके लिए इलस्ट्रेटर हम लोग यूज़ करते हैं।
उसके बाद एनिमेशन के लिए भी यूज़ आता है, वो बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद ये इंटरफेस होता है, तुम यहाँ से कोई भी चीज़ उठाकर कहीं भी लगा सकते हो, मतलब ठीक है। ये जो ऊपर एक काला काला कुछ दिख रहा होगा, उसके बाद मतलब तुम्हारे जो तुमको ठीक लगे तुम कुछ भी कबाड़ा कर सकते हो इस जगह के साथ। लाइब्रेरीज को उठा के यहाँ पे लगा दो कुछ भी, और अगर गलती से कुछ चीज़ डिलीट हो जाए तुमसे, जैसे ये लेयर पैनल है, ये गायब हो गया, तो तुम विंडोज़ में जाना, लेयर्स में जाना, इसको क्लिक कर देना तो ये वापस आ जाएगा। और अगर तुमसे कुछ तुमको पूरा रिसेट करना हो तो विंडोज़ में जाकर वर्क स्पेस में जाकर रीसेट एसेंशियल क्लासिक, ठीक है, तो तुम्हारे पास सारी चीज़ें वापस वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब इलस्ट्रेटर जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर मैं इसको सेव करने जाऊं, सेव एज, तो ये .ai में वर्क करता है। ठीक है, दो .ai और .eps ये दो चीज़ें होती है जिसमें इलस्ट्रेटर वर्क करता है। हम लोग .ai यूज़ करेंगे, ये बेस्ट होता है। और तुम इसके साथ JPG और PNG किसी भी चीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये चीज़ होती है आर्ट बोर्ड। ठीक है, ये जो है ना वाइट वाइट पूरा, ये तुम्हारा आर्ट बोर्ड है। यहाँ पर एक ऐसा दिख रहा होगा, आर्ट बोर्ड टूल बोलते हैं इसको। अगर तुम कोई नया आर्ट बोर्ड भी बना सकते हो इससे, और अगर तुम यहाँ पर न्यू करोगे और यहाँ पर तुम आर्ट बोर्ड काउंट डिसाइड कर सकते हो। मान लो मेरे को 3 आर्ट बोर्ड चाहिए एक ही चीज़ में, एक ही डॉक्यूमेंट में, तो मैं ऐसे 3 आर्ट बोर्ड्स भी ला सकता हूँ। और नेविगेशन, अब सबसे पहले जूम इन और जूम आउट के लिए हम लोग वो फोटोशॉप वाला ही होगा, कंट्रोल प्लस प्लस जूम इन के लिए और कंट्रोल प्लस माइनस जूम आउट के लिए। ठीक है, अगर किसी के पास माउस है तो वो ऑल्ट दबाना और स्क्रॉल बटन जो होता है ना उसको दबाना, तो उससे भी जूम इन और जूम आउट हो जाता है। अगर बिना ऑल्ट के स्क्रॉल दबाओगे तो ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, और ऑल्ट दबाकर ऐसे करोगे तो जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, और बेस्ट चीज़ होती है ये वाला टूल, Z दबाओगे जूम टूल। अगर तुम इसको क्लिक करके राइट में जाओगे तो तुम्हारा ऐसे एनिमेशन टाइप का जूम इन होगा, और इसको क्लिक करके लेफ्ट में जाओगे तो ऐसे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसका ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ होती है व्यू। मान लो मेरे को इसी चीज़ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पर व्यू में जाऊँगा और न्यू व्यू करके इस चीज़ को सेव कर लूँगा। न्यू व्यू, मैं वर्किंग विथ वेक्टर्स इसका नाम रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स जो भी है। अब मैं मान लो कहीं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पर मेरे को वापस उसी व्यू पे जाना है, तो मैं यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा वर्किंग विद वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं जाऊँगा तो सीधा यही चीज़ खुल जाएगी। देन नेविगेशन चल रहा है ना, स्पेस बार। अच्छा, मतलब मेरे को स्पेस बार दबाऊंगा तो ये एक हैंड टूल आ जाता है। ठीक है, स्पेस बार दबाने पर तो मैं इसको पकड़ के कहीं भी मूव कर सकता हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहीं भी कुछ भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, हैंड टूल हो गया। और प्रॉपर्टीज पैनल, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पैनल दिख जाएगा। मान लो तुम कोई शेप बनाते हो, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल उठाता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका फिल ऑरेंज कलर है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, इसका रेड हो गया, पर्पल हो गया। यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक डिसाइड कर सकता हूँ, कौन से कलर का इसका स्ट्रोक होना चाहिए, मतलब जो बाउंड्री है वो वाली। यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक साइज बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी भी रिड्यूस या बढ़ा सकता हूँ। ओके, देन अब मान लो मेरे पास मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट दबाया है, तो ये एकदम प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। ठीक है, स्क्वायर बनेगा एकदम। अगर मैं सर्कल टूल लेता हूँ, यहाँ पर इलिप्स टूल लेता हूँ, तो
अगर मैं बिना शिफ्ट दबाए करता हूँ तो इलिप्स बन रहा है, ठीक है, और मैं शिफ्ट दबा देता हूँ तो प्रॉपर एक सर्कल बनता है, राइट। देन नेविगेशन प्रॉपर्टी पैनल, मैं एक बार बता देता हूँ कि तुमको इलस्ट्रेटर क्या चीज़ में यूज आता है। पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हो तुम इलस्ट्रेटर से, ठीक, ऐसा होता है। पैकेजेस जो होते हैं वो डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा ये बाद में बता दूंगा, ठीक है, चलो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉपर्टीज पैनल वर्किंग बेटर, फिर बेसिक शेप्स, यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है एलिप्स टूल, इसको अगर तुम होल्ड करोगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक से शेप्स दिख जाएंगे तुमको। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन। तो रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करते हैं। तुम शिफ्ट दबा के अगर करते हो तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुम इसकी प्रॉपर्टीज कर सकते हो। अगर थोड़ा सा दूर जाके करोगे तो तुम इसको रोटेट भी कर सकते हो। अगर शिफ्ट दबा के करते हो तो ये 45 डिग्री के इंटरवल पे रोटेट होता है, ठीक है। और एलिप्स टूल का भी सेम ही है, सर्कल अभी बताया था। देन राउंडेड रेक्टेंगल टूल होता है, वो थोड़ा सा राउंड होगा, ठीक है, उसके जो कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े से राउंडेड होंगे। ये तुम राउंडनेस भी उसकी चेंज कर सकते हो, वो बाद में बताते हैं। फिर ये होता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल मान लो ऐसा है, ठीक है। तुम अगर जो तुम्हारे कीबोर्ड में अप और डाउन कीज होती है, इसको दबाते हुए अगर करते हो, मैं डाउन दबा रहा हूँ तो देखो इसकी जो वर्टिसेस है वो कम होती जा रही है, और मैं अप दबा रहा हूँ तो इसकी वर्टिसेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये पॉलीगन टूल होता है। देन बेसिक शेप्स हो गया, ये बाकी के ये दो टूल अभी काम के नहीं है। देन होता है ट्रांसफॉर्मेशंस। अब तुम्हारे पास पहले सिलेक्शन टेक्निक्स बता देता हूँ। ये ऊपर के जो चार तुम्हारे टूल्स दिख रहे हैं, ये चारों सिलेक्शन टूल्स में गिने जाते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये मैजिक वॉन्ड टूल है, ये लैसो टूल है। तो मैं सिलेक्शन टूल से स्टार्ट करूँगा। ये इसका शॉर्टकट वी होता है, राइट। मैं अभी कुछ और सिलेक्ट करूँ और वी दबा दूँ तो डायरेक्ट इस पर आ जाऊँ। अब इसकी राउंड, जैसे ये स्क्वायर है तो मैं इसकी राउंडनेस, ये जो यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है ना, इससे डिसाइड कर सकता हूँ। मैं अगर इसको पकड़ के पीछे खींचता हूँ तो ये थोड़ा राउंड हो जाएगा, ठीक है। और मैं एकदम ही कर देता हूँ ये तो सर्कल बन गया। अब मैं इसको वापस भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। देन आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो एंकर्स होते हैं उनको चेंज करने में काम आता है। जैसे मैं इन सबको डिलीट करूँगा। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। मैंने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अब मेरे को इस वाले पॉइंट को चेंज करना है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और सिर्फ इसको मैं अब चेंज कर सकता हूँ, सिर्फ, राइट। मैं सिर्फ इसका राउंडनेस चेंज कर सकता हूँ, बाकी किसी पे कोई और फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैजिक वॉन्ड टूल होता है, मान लो ये मेरे पास एक चीज़ है। अब मुझे सिर्फ जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है सारे की, सिर्फ बाउंड्रीज सिलेक्ट करनी है। सब कुछ अलग अलग है पर मुझे सबकी बाउंड्रीज करनी है, तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करूँगा। ये इसीलिए काम आता है कि सारी तुम एक साथ एक जैसी चीज़ें सिलेक्ट कर पाओ, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये ब्लू ब्लू जो है अंदर का वो सिलेक्ट करना है, तो सबका एक साथ ब्लू ब्लू सिलेक्ट हो गया। मेरे को सिर्फ ये जो स्टैम्प के ऊपर जो सर्कल लगा हुआ है मेरे को वो सिलेक्ट करना है, तो वो सिर्फ हो जाता है, राइट। देन मान लो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है। अब मेरे को ये क्लाउड सिलेक्ट करना है, पर मैं डायरेक्ट जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है उससे करने जाऊंगा तो और भी चीज़ें सिलेक्ट हो रही है, राइट। तो ये जो लैसो टूल है, मैं इसका इसको करूँगा तो मैं एकदम पेंसिल जैसे बनाते हैं उसके
आउटलाइन बनाऊंगा और ये सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे कोई आइसोलेटेड चीज़ सिलेक्ट करनी हो तो उसमें लेसर टूल काम आता है। जैसे मैं कोई एयरप्लेन सेलेक्ट करना है पर इसके आसपास और भी चीज़ है, तो मैं लेसर टूल लूँगा और ऐसे बना दूंगा, तो ये एरोप्लेन सिलेक्ट हो गया। राइट। केशव केशव अपने ऑल्ट हाँ। दबा के जो डीसेलेक्ट का होता है वो बता दे। क्या क्या? ऑल्ट कीबोर्ड में ऑल्ट दबा के जो डीसेलेक्ट का होता है। हाँ हाँ, मान लो मैंने ये एयरप्लेन सेलेक्ट कर रखा है लेसर टूल से, ठीक है, पर मेरे को ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, ये जो है वो ये 4 चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा। अच्छा रुको, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ऑल्ट का क्या बोल रहे हो, डुप्लीकेट वाला ना? तेज अरे हेलो। बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट के लिए उसमें से किसी को डीसेलेक्ट करना हो तो फिर ऑल्ट दबा के उस अगर सिलेक्शन वाले जो टूल्स हैं उनसे दबाएंगे ऑल्ट दबा के तो वो डीसेलेक्ट हो जाता है वो। हाँ हो रहा है भाई। छोड़ तो रहने दे आगे बता रहे हैं। देखो मतलब मान लो मुझे ये अगर मेरे को एक एक करके चीज़ें सिलेक्ट करनी है, मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट दबा के चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा तो और भी चीज़ें सिलेक्ट होती जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सिर्फ जो जो मुझे अलग अलग जगह है पर मेरे को चाहिए कि मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ उनको, ठीक है। अब मान लो मुझे ये एयरप्लेन है, मेरे को इसको डुप्लीकेट करना है, पहले मैं लेसर टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये चीज़ रह गया तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं वी दबा रहा हूँ तो ये मेरे पास पूरा सिलेक्शन आ गया। मेरे को ऐसा ही एक और प्लान चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऑल्ट दबाया और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये क्या होगा, एक मिनट। मैंने ऑल्ट दबाया और ये पूरा का पूरा प्लेन जो है वो कॉपी हो गया, ठीक है। ऑल्ट दबा के तुम पूरी कोई भी चीज़ हो उसको कॉपी कर सकते हो, राइट। देन सिलेक्शन टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो मेरे को ये प्लेन है जो वो हर बार मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बार बार इसको अलग अलग करके और फिर सिलेक्ट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेसर टूल से इसको एक ही बार में सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। तुम CTRL+G दबाओगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तुम लेयर्स पैनल में देख भी सकते हो। ये यहाँ पर ये ग्रुप हो गया। पहले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे तुमको, अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये पूरा एक साथ ही सिलेक्ट होगा, अलग अलग करके नहीं होगा। जैसे ये पहले अलग अलग हो रहा था ना, अब ये एक साथ सिलेक्ट होगा क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है। ग्रुप कैसे करते हैं, ये कुछ भी सिलेक्ट करो और CTRL+G दबा दो, राइट। देन ये तुम्हारा लेयर्स पैनल होता है। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो तुम विंडोज में जाना और यहाँ पर लेयर्स ऑप्शन दबा देना। तुमको कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो विंडोज में जाना और वो पर्टिकुलर चीज़ जैसे अलाइन ऑप्शन हो गया, मतलब ये बाद में बताते क्या होता है, और तुम दबा मतलब यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये लेयर्स पैनल होता है। यहाँ पर मतलब सारे, जैसे फोटोशॉप में क्या होता था कि एक एक ऑब्जेक्ट की एक एक लेयर होती थी, पर यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। एक लेयर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर चीज़ एक एलिमेंट है, वो यहाँ पर है, राइट। और ये पर्टिकुलर चीज़ एक ग्रुप है ये, तो ये पूरा ऐसे दिखेगा तुमको, एक ऑप्शन आएगा। और ये तुम यहाँ पे ग्रुप का नाम भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने प्लेन रख दिया इसका नाम, राइट। तुम किसी का तो ऑर्गेनाइजिंग में काम आती है काफ़ी ये सारी चीज़ें। और
कंबाइनिंग शेप्स, अलाइनिंग, राइट। अब ये अलाइन टूल है, राइट। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो विंडोज में जाकर अलाइन दबा देना। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही लाइन में आ जाए, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं ये जैसे पहले अभी, ठीक है, क्लटर्ड है एकदम काफ़ी ज़्यादा, तो अगर तुम ये वाला वर्टिकल अलाइन टूल यूज़ करते हो तो ये एक साथ अलाइन हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो एक अलाइन टू वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ अलाइन टू सिलेक्शन, तो ये जो पूरा आउटर रेक्टेंगल है उसके अकॉर्डिंगली अलाइन होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन टू आर्ट बोर्ड, तो ये जो पूरा आर्ट बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग अलाइन होंगे। मैं करता हूँ वर्टिकल टॉप में मुझे अलाइन करना है, तो ये सारे पूरे आर्ट बोर्ड के ऊपर चिपक गए, ठीक है। उनका जो टॉप है वो आर्ट बोर्ड के ऊपर अलाइन हो गया। अब मैं इनको भी कर सकता हूँ ऐसे, ये आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी अलाइन होंगे। ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ। मान लो मुझे ये 3 चीज़ें अलाइन करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अलाइन टू सिलेक्शन और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता हूँ ये, तो ये तीनों हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अलाइन टू आर्ट बोर्ड, तो ये अलाइन टू आर्ट बोर्ड हो गए ऐसे, मतलब, ठीक है। एंड मेरे को चाहिए कि मैं अब इनके बीच में जो स्पेस है वो स्पेस इक्वल हो, राइट। तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स वाला पैनल यूज़ करूँगा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो सेम होगी, ठीक है। इन दोनों के ये वाली डिस्टेंस सेम नहीं होगी, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस सेम होगी। ऐसे मैं करके दिखाता हूँ, ये छोटा कर देता हूँ काफ़ी, राइट, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो तुम देख सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस वाली के कंपेयर में, पर इन दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगी इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। पर अगर तुमको चाहिए कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम हो, तो तुम यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में, ठीक। अलाइन टू सिलेक्शन, एक मिनट बताता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा अभी है, पर वैसे ही तुम ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। तो हमने अलाइनमेंट भी सीख लिया। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पैनल में तुम इसका क्या क्या चेंज कर सकते हो। अगर तुमको इसका इंटरनल कलर चेंज करना है तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये फिल जो बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो उसका फिल कलर, ओके। और तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ऊपर फाइल के नीचे जस्ट एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, तुम यहाँ से भी कोई भी फिल कलर इसका चूज कर सकते हो। तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक्सप्लोर करने से रोकना मत अपना आपको, ठीक है। तो तुमने मान लो ऑरेंज कलर, ऐसे ब्राउन कलर चूज कर लिया, तुम स्ट्रोक का भी ऐसे ही यहाँ से सिलेक्ट चूज कर सकते हो कोई भी कलर, यहाँ से भी चूज कर सकते हो और यहाँ से भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ से इसकी स्ट्रोक साइज डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के छोटा करता हूँ तो देखना कि इसकी स्ट्रोक साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं इसको कितना ही बड़ा कर दूँ इसकी स्ट्रोक साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाले 3 डॉट्स दबाना, ठीक है। ये जो एक्स वाई के नीचे वाले, और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स पे तुम क्लिक करोगे तो अब इसके स्ट्रोक्स पे भी फर्क पड़ेगा। देखना इसके स्ट्रोक्स भी छोटे होते जा रहे हैं, राइट। पहले इसके स्ट्रोक्स उतने छोटे नहीं हो रहे थे। नाउ
और क्या तेज, और कुछ बताना है प्रॉपर्टीज पैनल में? हेलो तेज। प्रॉपर्टीज पैनल में जो ये एक्स वाई के साइड पे एंकर, हाँ देख वहाँ पे तो एंकर पॉइंट क्या है ना, तो हाँ रोटेशन किसका अराउंड होता है वो सबको बता दे। हाँ हाँ, तो अगर तुमको इस चीज़ को रोटेट करना है तो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कितना डिग्री ये रोटेट होगा, 30 डिग्री, 20 डिग्री, राइट। अगर तुम शिफ्ट आगे करते हो तो भाई 45 डिग्री के इंटरवल्स में ये रोटेट होता है। एंड रोटेट, तुम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, आर दबाओगे तो ये रोटेट टूल आता है, ठीक है। तुम पहले डिफाइन कर सकते हो कि तुमको किस चीज़ के अराउंड रोटेट करना है। मान लो मेरे को ये वर्किंग विद ऑब्जेक्ट के ओ के अराउंड मेरे को रोटेट करना है, तो अब मैं इसको इसके अराउंड पूरा रोटेट कर सकता हूँ, ये कहीं भी जाएगा और इसके अराउंड ही रहेगा, इस वाली चीज़ के अराउंड, ठीक है। और तुम इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो। मान लो मैंने इसको, मैं डिलीट करता हूँ, मैंने पेन टूल से कुछ अजीब सा शेप बनाया, ठीक है। मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, या तो वर्टिकल के अराउंड या हॉरिजॉन्टल के अराउंड। तो मैं वही रोटेट टूल ऐसा दिख रहा होगा, उसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट टूल आएगा। अब उसको दबाता हूँ मैं, और मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को इस चीज़ के अराउंड रिफ्लेक्ट करना है। एक मिनट, मैंने रिफ्लेक्ट टूल दबाया, और एक मिनट, रोटेट क्या हो रहा है? अच्छा, एक और तरीका होता है इसको रिफ्लेक्ट करने का। यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट क्लिक करोगे माउस बटन में, और ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट में जाकर, तो यहाँ पे तुम प्रीव्यू देख सकते हो कि किस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे अच्छा वो एंगल चेंज हो रहा था। अगर मेरे को सिर्फ वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है तो ये मैं कॉपी कर दूंगा, तो ये इसका बिल्कुल वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ गया मेरे पास। अगर वही मैं ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट में जाके हॉरिजॉन्टल करता हूँ और कॉपी करता हूँ, तो इसका हॉरिजॉन्टल मेरे पास रिफ्लेक्शन आ गया, राइट। इसमें मिरर बनाओगे तो ये दोनों एक सेम है। देन वही मैं रिफ्लेक्ट टूल में ये एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब तुम एक स्पेसिफिक एंगल पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। नाउ अलाइनमेंट, बेसिक ड्राइंग टूल। अब ड्राइंग टूल में तुम्हारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट टूल होता है पेन टूल, राइट। ये इलस्ट्रेटर की जान है। तो पेन टूल ये यहाँ पे होता है, तुम इसको नॉर्मल क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये बिल्कुल फोटोशॉप में जो पेन टूल हमने यूज़ किया था उसके जैसे ही होता है। नॉर्मल क्लिक करोगे तो ऐसा, और फिर क्लिक करके होल्ड करोगे तो तुम इसका कर्वेचर भी डिसाइड कर सकते हो, और अगर क्लिक करके ऑल्ट दबाते हो तो तुम इस एंकर पॉइंट को भी मूव कर सकते हो, राइट। और फिर क्लिक करके होल्ड करके मूव किया तो कर्वेचर, एंड फिर ऑल्ट दबा के अगर मूव किया तो ऐसे तुम दूसरा वाला एंकर पॉइंट भी मूव कर सकते हो। अब मेरे को मान लो स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये एकदम स्ट्रेट बनेगा। अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो एकदम 45 डिग्री के एंगल पे भी बनता है। मैंने क्लोज कर दिया, राइट। देन तुम्हारे पास होता है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल जनरली माउंटेन्स या ऐसी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। मान लो मैंने एक जगह क्लिक किया, अब मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे कर्वेचर का जो पीक है वो कहाँ पे होगा। मान लो मैं एक माउंटेन बना रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे पीक है, ठीक है। तो अब ये ऐसा बन जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, राइट। ये मेरा पीक रहेगा यहाँ पर, और ऐसा कहीं से ये पूरा कर्वेचर बन जाएगा। मैं अभी फील हटा देता हूँ। देन अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ यहाँ पर, मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, राइट। एंड अब मान लो तुमने ऐसे ही एक पेन टूल से शेप बनाया, तो प्रॉपर्टीज,
अरे यार, मान लो तुमने एक पेन टूल से शेप बनाया, राइट, ऐसा कोई शेप बनाया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तुम इस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट चूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाला मैंने पहले भी बताया था। अब तुम्हें चाहिए कि ये जो तुमने स्ट्रेट बनाया वो कर्व हो जाए, ठीक है, तो तुम यहाँ पे कन्वर्ट में जाकर इसको कर्व कर सकते हो। फिर अगर तुम ऑल्ट दबा के रखोगे तो एक पर्टिकुलर ये भी चेंज कर सकते हो तुम, राइट, इसका पूरा कर्वेचर चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई इसी पेन टूल को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। ऐड एंकर पॉइंट का मतलब होता है तुम ये जो पाथ है, ये पूरा लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंकर टूल है, उसके बीच में जो होता है वो पूरा लाइन पाथ होता है, ठीक है। तो उसके बीच में भी तुम एक एंकर पॉइंट यूज डाल सकते हो, ठीक है, और फिर उसको डालकर उसको भी मूव करवा सकते हो, तो पूरा शेप बदल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और ऐड किया, और मैं इसका पूरा शेप चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे जो छोटा सा सर्कल आ रहा है उससे मैं इसका कर्वेचर भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। एंड एंकर पॉइंट टूल वही होता है कि मान लो मुझे इसका कर्वेचर ऐसे चेंज करना है, तो मैं इसको सीधा उठा के इसका कर्वेचर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ काम आती है। मान लो मेरे को ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है, ये मेरे पास रेफरेंस फोटो है और मेरे को ऐसी कोई चीज़ बनानी है, तो ये हैंड टूल मैंने स्पेस बार दबाया और यहाँ पे मैं पेन टूल रखूँगा अपना, और मैं यहाँ पे करके होल्ड करके और दबाया। अब मैंने ऑल्ट दबाया तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसकी सरफेस पे बिल्कुल अलाइन कर दूंगा, तो ये ऐसा होगा। अब मैंने यहाँ पे दबाया और मूव होल्ड करके मूव किया, तो ये इसका कर्वेचर बदल रहा है, और मैं जब एकदम इसके फेस से अलाइन हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, और फिर मैं वैसे ही करते जाऊंगा। अब तुम्हें चाहिए कि ये फील तुमको ना दिखे अभी थोड़ी देर के लिए, तो तुम शिफ्ट प्लस एक्स दबाओगे, तो यहाँ पे देखना अभी इसका जो फिल है वो वाइट है और इसके स्ट्रोक में कुछ नहीं है। ये रेड लाइन का मतलब होता है इसके स्ट्रोक में कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं शिफ्ट प्लस एक्स दबाता हूँ, तो इसका स्ट्रोक में जो बैकग्राउंड में कलर था वो आ गया और फिल इसका गायब हो गया, राइट। तो शिफ्ट प्लस एक्स क्या करता है कि इन दोनों को स्वैप कर देता है। अब मैं इसको पूरा बना लूंगा, मैं अभी बहुत रफ सा बना रहा हूँ कुछ भी, राइट। अब मैं है ना इसको पूरा ऐसे ही बस, और जब तुम वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे आओगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा तुम्हारे एंकर पॉइंट के टाइम पे, राइट। तो तुम इसको कंप्लीट कर दोगे। अब अगर तुमको यही वाला कलर चाहिए तो तुम यहाँ पे एक टूल होता है आई ड्रॉपर टूल, इसका जो शॉर्टकट है वो आई होता है, और यहाँ पे तुमने क्लिक किया और किया तो ये पूरा वैसे ही बन गई फिल, इसका वो हो गया। अगर तुम फिल स्वैप करना चाहते हो तो CTRL+X, राइट। अब एक और टूल होता है, एक और शॉर्टकट होता है। आई ड्रॉपर टूल में ऐसा होता है कि ना वो पूरी प्रॉपर्टीज कॉपी करता है, सिर्फ कलर नहीं। और अगर तुम्हें सिर्फ कलर कॉपी करना हो तो शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के फिर आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करोगे तो सिर्फ कलर कॉपी होगा। हाँ, अगर तुम मतलब तुम्हें सिर्फ इसका देखना है कि ये किस किस चीज़ों से बनी हुई है ये शिजुका अभी, और तो सिर्फ आउटलाइंस देखनी है, राइट। तो तुम CTRL+Y दबाओगे तो ये आउटलाइन टूल में आ जाएगा, राइट। अभी मैंने जैसे पेन टूल से जो जो ट्रेस किया था वो सिर्फ वो लाइन दिख रही है, आउटलाइंस दिख रही है, राइट। तो ये भी काफ़ी काम का टूल होता है। वापस मैं CTRL+Y दबाऊंगा तो नॉर्मल व्यू आ जाएगा। एंड टेक्स्ट का बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई टाइपोग्राफी या टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो यहाँ पर टाइप टूल होता है, उसको दबाना और ऐसा कुछ सिंबल होता है इसका, राइट।
अगर तुम शिफ्ट मतलब अगर शिफ्ट दबा के करते हो तो ये भी वैसे ही होता है, स्क्वायर होता है, और नॉर्मल ऐसे करते हो तो ये बन जाएगा। यहाँ से तुम इसका साइज डिफाइन कर सकते हो, ऊपर कितना इसका साइज होना चाहिए। यहाँ से तुम रेगुलर बोल्ड वगैरह, यहाँ से इसका जो फॉन्ट होता है तुम वो भी डिसाइड कर सकते हो। अब मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया केशव, राइट। अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मेरे को हटना है कि मेरे को इसको अब आगे एडिट नहीं करता, तो मैं एस्केप दबा दूंगा, राइट। तो मेरे पास ये पूरा आ जाएगा। अब मान लो मैंने एक और कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा ईशान, पर मैंने इसका कलर वगैरह चेंज कर दिया। अब मैंने कलर इसका ये कर दिया और मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। मैंने इसको लाइट ग्रीन करके और देन कुछ ऐसा फॉन्ट दे दिया। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों अलग अलग, फॉन्ट भी इनका अलग है। पर अगर मैं अब आई ड्रॉपर टूल यूज़ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें कॉपी करेगा, फॉन्ट के साथ साथ जो इसका इटैलिक वगैरह वो भी, और इसकी ओपेसिटी तक ये कॉपी करता है, राइट। अगर तुम्हें सिर्फ और पीछे जाना है अगर कोई चीज़, मतलब मान लो मेरे को वापस बैक जाना है, तो CTRL+Z वो डिफ़ॉल्ट होता है सारे सॉफ्टवेयर्स में, राइट। अब मेरे को सिर्फ कलर इसका करना है, तो मैं शिफ्ट दबा के सिर्फ कलर होगा। अब उसका वो फॉन्ट्स वगैरह कुछ कॉपी नहीं हुआ है, राइट। ये तुम्हारा टेक्स्ट हो गया। ये काफ़ी ब्रॉड चीज़ है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कर्वेचर ये लाइन टूल होता है। अगर तुम्हें सिर्फ सिंपल लाइंस बनानी है तो ऐसे कुछ भी लाइंस बना सकते हो तुम। होल्ड करना। अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों खाली है, स्ट्रोक भी खाली है और फिल भी खाली है। तो लाइन में हमको सिर्फ स्ट्रोक चाहिए होता है। मान लो मैंने कुछ कलर कर दिया और मैंने यहाँ से इसका स्ट्रोक साइज बढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये अब दिखने लगा। अब मान लो मेरे को स्ट्रेट लाइंस चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है एकदम। या 45 डिग्री पे कोई लाइन चाहिए तो वो भी शिफ्ट दबा के कर सकते हो, और वर्टिकल कोई लाइन चाहिए तो वो भी शिफ्ट दबा के आ जाएगी, राइट। अब मान लो मैं एक शेप चूज करता हूँ और मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं बनाने लगा। मैं शिफ्ट दबा के बनाया तो स्क्वायर बनेगा। अगर मान लो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से बड़ा हो रहा है ना। अब मैं अगर ऑल्ट दबाता हूँ तो ये सेंटर से बड़ा होगा, राइट। सेंटर से अगर मुझे कुछ स्केल करना हो और सेंटर से करना हो तो ऑल्ट दबा के कर सकते हो। ऑल्ट और शिफ्ट दबाओगे तो प्रोपोर्शनली सेंटर से बड़ा होगा चीज़ें। और मान लो मुझे दबाते दबाते मतलब ये आया कि ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो मैं स्पेस दबाऊंगा और मैं आप पूरे इस रेक्टेंगल को शिफ्ट कर सकता हूँ कहीं भी, राइट। मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो ये बीच में से स्केल होगा। अब नाउ ये होता है शेपर टूल, राइट। यहाँ पे आएगा ऐसा सर्कल और एक पेन जैसा इसका होता है। मान लो अब मेरे को सिर्फ इतनी इतनी लाइन चाहिए, ये जो लाइन है इसके आगे की ये वाली लाइन नहीं चाहिए। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो मैं शेपर टूल यूज़ किया और मैंने हल्का सा स्क्वीज कर दिया इसको, तो ये यहाँ से हट जाएगा। एक मिनट, पहले ही बन चुका है, एक मिनट मैं इसमें करके दिखाता हूँ। मैंने शेपर टूल लिया और मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन बनाया तो ये गायब हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अपना वो आउटलाइन वाला व्यू काम आता है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, पर अगर तुम नॉर्मल व्यू में जाओगे तो ये गायब हो चुका है। तो ये जो एकदम मिडिल वाला लाइन है उसको देख के गायब होता है। अरे यार, एक मिनट, वेट। अब और क्या रह गया? अब तुम्हारा ब्रश टूल होता है,
ये फोटोशॉप के ब्रश टूल से थोड़ा अलग होता है। अगर तुम यहाँ पे कुछ करते हो तो ये स्मूथ बनेगा काफ़ी, राइट। फोटोशॉप में अगर तुम करते हो तो जैसा होता है वैसे ही बन जाता है, पर यहाँ पे अगर तुम ब्रश टूल करते हो तो काफ़ी स्मूथ बनता है। अगर तुम ब्रश टूल पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ से तुम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। तुम्हें जितना स्मूथ बनाना है, अगर मैंने इसको स्मूथ को फुल कर दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बन जाएगा। अगर मैं इसके स्मूथ को एकदम बिलो करता हूँ तो ये जैसा मैं बना रहा हूँ उसको ही ट्रेस करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर कीप सिलेक्टेड और फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता ये, पर अगर मैं करता हूँ तो मान लो मैंने कुछ बनाया और मैं यहीं से कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो ये वापस मतलब इसमें वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने छोड़ा था, राइट। मैं पूरा डिलीट करता हूँ, नया आर्टबोर्ड ही बना, तो मैं आर्टबोर्ड टूल यूज़ करूँगा और मैं नया आर्टबोर्ड बना लिया, राइट। अब मैं ब्रश टूल यूज़ करता हूँ और मैंने ऐसा किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये पूरा अपने आप को बंद भी कर लेगा। अब मैं मेरे को चाहिए कि मैं ये वाली ऐसा ना होकर ऐसा हो, थोड़ा ऊपर से कर्व हो, तो मैं यहाँ से अगर कर्व बनाता हूँ तो ये वापस अपने आप के अपने शेप को भी चेंज कर लेगा, राइट। तुम अगर अच्छे से करोगे तो ये मतलब पूरा शेप अपना चेंज कर सकता है। ओके, नाउ ज़ूम टूल हो गया, ब्रश टूल। अब नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। मान लो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ सबको। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं साइज, और फिल मैंने कुछ पिंक कर दिया, है ना। अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ, शिफ्ट दबा के और दबा के, अब स्पेस दबाऊंगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि ये दोनों एक ही शेप बन जाए, कंबाइन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम विंडोज में जाना, लाइन अपीयरेंस, कंबाइनिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पाथ फाइंडर को क्लिक कर देना तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वाला होता है कि कंबाइन यूनाइट सारे ऑब्जेक्ट, अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा यूनाइट हो जाएगा, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर मैं पीछे जाता हूँ और ये वाला होता है माइनस फ्रंट, मतलब ये सर्कल जो इसके ऊपर है और पीछे जो रेक्टेंगल है, मेरे को ये सर्कल जितना ओवरलैप हो रहा है वो एरिया हटाना है, तो मैं ये वाला टूल यूज़ करूँगा, राइट। देन और भी सारे टूल्स होते हैं, सबको एक्सप्लोर कर सकते हो तुम। अब इसी का एक यहाँ पे एक वर्जन होता है शेपर टूल, शेप बिल्डर टूल। एक मिनट, शेप बिल्डर टूल किसके नीचे आता है? तेज, हेलो। पता नहीं, देख लेंगे बोल के, अरे यार, खुद ही आ क्या गया। बोल रहा है? कौन सा टूल ढूंढना है देखो? शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर, वो अबे इसका आइकन याद होता है मेरे को, रुक। अरे आइकन तो मुझे भी याद है, किसके नीचे आते हैं वो। अब उस पर सर्च कर लेना भाई। हेलो केशव, नीचे हाँ तीन हाँ। डॉट पे सर्च कर ले, ये भी बता ही दे, नीचे तीन डॉट पे सर्च करना बता दे उनको, यहाँ से पूरे मिल जाते हैं। मतलब तुम यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सारा आ जाएगा, तुम्हारे पास कौन कौन से टूल्स हैं अवेलेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं शेपर टूल, शेप बिल्डर, टच टाइप, भाई गायब भी हो गया कि दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, तो इसका वो शॉर्टकट होता है CTRL+M, राइट। ये याद रख लेना तुम कहीं से, ये रहा यहाँ पे आ गया
CTRL प्लस ये पेंट बकेट टूल के अंदर मिल जाएगा, लाइव पेंट बकेट टूल के अंदर छुपा हुआ था। यहाँ पे तुम लॉन्ग प्रेस करोगे तो शेप बिल्डर टूल तुम्हें मिल जाएगा। अब मान लो मैंने वी दबाया है, मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अब मैंने शिफ्ट प्लस M दबा दिया है तो मेरे पास शेप बिल्डर टूल आ गया। अब मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दूंगा और ये कंबाइन हो गया, पूरा एक शेप बन गया। तो ये इसका टूल वर्जन होता है, पाथफाइंडर का टूल वर्जन, राइट। अब कहाँ गायब हो गया पाथफाइंडर? अब इसका माइनस वाला वर्जन मैं दिखाता हूँ। ये शेप बिल्डर टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो ये माइनस का साइन आ गया है ना, इसके एरो के नीचे देखो यहाँ पे प्लस है, अभी मैंने ऑल्ट दबाया तो माइनस आ गया। तो अगर मैं ये दबाता हूँ और मेरे को जो जो माइनस करना है मैंने उस पर लाइन चलाई तो ये माइनस हो गया, राइट। तो तुम इसको मान लो तुम्हें एक क्लाउड बनाना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे सर्कल बना दिए, राइट। अब मैं इन सबको सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और शेप बिल्डर टूल यूज़ कर लेता हूँ सब में, राइट। जितना भी बचा हुआ है सबको हटा दो। मतलब अभी थोड़ा मैंने वैसा बनाया था तो इतना मेहनत करना पड़ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये एक क्लाउड बन जाएगा अगर तुम सबको हटा दोगे तो, एक साथ यूनाइट कर दोगे, राइट। नाउ और क्या बताना है तेज? ये तूने पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कर रखी है, उसका ही बताई थी। मेरे को ये अच्छे से पर्सपेक्टिव, नहीं आती है पर्सपेक्टिव ग्रिड। हाँ मतलब ये गलती से क्लिक हो जाता है ये वाला टूल यहाँ जिसने कर रखा है हाँ, अभी। ये वाला और ये टूल क्रॉस गलती से ऐसे क्लिक होता हो नहीं। जाता है तो यहाँ पे मतलब जब भी ये मान लो सिलेक्ट हो जाए तो ये हटता नहीं है, बहुत मुश्किल से हटता है, राइट। तो ये यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल नाम का एक चीज़ दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे जो एरो आ रहा है, एक क्रॉस का एरो आएगा टॉप लेफ्ट में, इसको दबा देना तो ये हट जाएगा। मतलब ये तो इसमें ये ना टूल सेलेक्ट करके फिर क्रॉस करना उसको, नहीं तो मतलब हाँ आसानी हाँ, से होता है बट। वही मैंने बताया, मतलब टूल सिलेक्ट करके क्रॉस करना वरना वो होगा नहीं। मान लो तुमने सिलेक्ट किया हुआ है और तुमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर दिया तो अब करोगे तो कुछ नहीं होगा, पर वापस से तुम अगर यही पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सिलेक्ट करके और देन अप करते हो हाइट गाइड तो हो जाएगा, राइट। अब एक चीज़ होती है रूलर्स, मतलब अगर तुम अब कंट्रोल+R दबाओगे तो यहाँ पर कुछ रूलर्स आ जाएंगी। तो अगर और मान लो ये रूलर पर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक गाइड आ जाएगी, राइट। यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ तो गाइड आ जाएगी। गाइड्स का काम क्या होता है कि तुमने मान लो एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना रखा है और तुम्हें इसी के हॉरिजॉन्टली एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली है कहाँ वो जगह। अगर तुम्हारे पास गाइड होगी तो तुम जज कर सकते हो कि हाँ ये हॉरिजॉन्टली हो गया और अब मैं इसको बना सकता हूँ, राइट। अब एक और चीज़ होती है कि मान लो ये रेक्टेंगल है, मैं इसको ऑल्ट दबा के और देन शिफ्ट दबा के अगर करता हूँ सिलेक्ट तो ये हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट होगा, और सिर्फ ऑल्ट से डुप्लीकेट होता है, राइट। कहीं भी डुप्लीकेट होता है, और शिफ्ट दबा के करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डुप्लीकेट होता है। कर्वेचर टूल, शेपर टूल और सिलेक्शन। हाँ तो अब यहाँ पे तुम देखो, मान लो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, इस चीज़ में। अब तुमको थोड़ा ऑर्गेनाइज चाहिए चीज़ें, तो तुम कैसे कर सकते हो? यहाँ पे ये जो लेयर्स चीज़ है, यहाँ पे टॉप बॉटम राइट में यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर आएगा, इसको सिलेक्ट करके तुम एक नई लेयर बना सकते हो,
तुम लेयर का नाम रख दो, मान लो मुझे ये वाली जो सारी लाइंस है वो मुझे एक अलग लेयर में चाहिए, तो मैं लाइंस इस लेयर का नाम रख देता हूँ। और फिर मैजिक वॉन्ड टूल से मैं ये सारी, अच्छा इसमें सारा सिलेक्ट हो गया कलर, ओके। तो मैं एक एक करके ये लाइन सेलेक्ट कर लूँगा सारी, इसमें तो काफ़ी इजी है, राइट। और मैं CTRL+G दबा के ग्रुप कर लेता हूँ उनको। देन मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा। नीचे सर्च है, उससे सर्च हो जाएगा जो तुमने सेलेक्ट कर रखा है। कहाँ पे? भाई जहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करो उसके साइड में सर्च है ना, साइड में हाँ तो सर्च। हाँ हाँ, तो देखो तुमने मान लो ये सिलेक्ट कर रखा है, एक ग्रुप है, अब सारी चीज़ें एक साथ सिलेक्ट होगी। तो मान लो तुम यहाँ पर हो और तुम्हें मिल नहीं रही है तुम्हारी चीज़ कहाँ पर है, तो यहाँ पे सर्च दबाना, तो जो सिलेक्टेड चीज़ है वो एकदम यहाँ पे आ जाती है। अब मैं इसको उठाऊंगा और ड्रैग करूंगा, एकदम टॉप में ड्रैग करते हुए ले जा रहा हूँ मैं इसको। तो और यहाँ पे अगर मैं छोड़ देता हूँ लाइंस में, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। और इसी लेयर के अगर ये वाइट वाला आइकन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस लेयर का कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रीन या जो भी है, ऑलिव। और मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, राइट। ये कलर चेंज होता है तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब जो तुम फाइनल एक्सपोर्ट करोगे उसमें नहीं दिखता है ऐसा कलर। हाँ हाँ, तो तुम कलर चेंज मतलब बस तुम जो सिलेक्ट करोगे उसकी जो बाउंड्री होगी वो कलर, उसका कलर है ये। मान लो तुम ये सिलेक्ट कर रहे हो तो इसकी बाउंड्री ग्रीन कलर की हो गई। अब मान लो इस वाली लेयर में कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो इसकी बाउंड्री रेड कलर की है, राइट, क्योंकि वो उस लेयर का कलर है। तो कलर का मतलब ये होता है। अब एक और चीज होती है, लॉक अनलॉक, राइट। अब मान लो मेरे को ये कैमरा सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना नॉर्मल सिलेक्शन टूल यूज कर रहा था, पर हो नहीं रहा है क्योंकि ये पीछे वाली चीज जो बैकग्राउंड है वो ड्रैग हो जा रही है इसी के साथ। ये मुझे इसको लॉक करना है यहीं पर। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और लॉक सिलेक्शन, राइट। तो ये लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अब मैं अपना कैमरा आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक और शॉर्टकट होता है Ctrl+2। मान लो ये कैमरा मैंने सिलेक्ट किया और मैंने Ctrl+2 दबा दिया, तो अब ये कैमरा भी लॉक हो गया, मूव नहीं करेगा। तुम यहाँ लेयर्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉक का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं, राइट। ये कैमरा के पार्ट्स थे, ये सारे लॉक हो चुके हैं। तुमको इसको हटाओगे तो वापस से तुम इस कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ कैमरा। ओके, नाउ इफ यू आर वर्किंग विथ, मान लो 2-3 आर्टबोर्ड्स है ना, ये आर्टबोर्ड सिलेक्शन टूल लिया मैंने, मतलब आर्टबोर्ड टूल, एंड मैंने नया आर्टबोर्ड बनाया। अगर मैं वही वो वाले शेप्स वाले जो लॉज होते हैं वो यहाँ पे भी वैलिड होते हैं। तुम अगर शिफ्ट दबा के दबाओगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा, ऑल्ट दबा के करोगे तो सेंटर से बड़ा होगा, एंड अगर स्पेस वाला यहाँ नहीं होता, ओके। सो मैंने शिफ्ट दबा के किया एंड मैंने एक नया आर्टबोर्ड बना लिया। मैं एक और आर्टबोर्ड बना लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक टूल होता है आर्टबोर्ड टूल, स्ट्रोक। तो यहाँ पे तुम आर्टबोर्ड में तुम आर्टबोर्ड का नाम चेंज कर सकते हो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो। और मान लो तुम्हें आर्टबोर्ड 3 पे जाना है, तो डायरेक्ट तुम आर्टबोर्ड 3 पे जा सकते हो, आर्टबोर्ड 7 पे जा सकते हो, ऐसे। ये आ गया आर्टबोर्ड 3, ये आर्टबोर्ड 7, डबल क्लिक करना पड़ेगा जैसे, ये आर्टबोर्ड 8, राइट। एंड नाउ मान लो तुम 3-4 चीज़ों के साथ काम करो, 3-4 डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। मैं डे 1 सिलेक्शन और ये 3-4, और मेरे को चाहिए कि मैं एक ही व्यू में सारे दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है अरेंज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं करूँगा तो फिलहाल मेरे पास सिंगल दिखेगा, राइट। पर मैं करता हूँ कि 2 अप, तो मेरे पास दो चीज़ें एक साथ दिखने लगेगी, दो डॉक्यूमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं, राइट।
अगर मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ और, तो 3 डॉक्यूमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड नॉर्मल, वापस से नॉर्मल व्यू में जाना, तो यहीं पे जाकर, और अगर तुम्हारे पास बहुत सारे हैं तो यहाँ पे एक एरो आएगा डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत सारे हैं तो यहाँ से तुम किसी में भी एक एक क्लिक में शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मुझे डे 1 में जाना है, और मुझे अगर नोबिता वाले में जाना है, या फिर मुझे लेयर्स एक्सरसाइज 2 इसमें जाना है, राइट? तो तुम किसी में भी एक ही बार में शिफ्ट कर सकते हो। देन इस प्रॉपर्टीज पैनल से ना स्मार्ट गाइड्स वगैरह कैसे ऑन ऑफ करते हो बता दे। ये दिख रहे हैं रूलर एंड ग्रेड्स गाइड्स नए ऑप्शंस। मान लो जैसे अभी मैं अगर इस रेक्टेंगल को हिला रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ पिंक पिंक लाइंस दिख रही है ना कि ये इससे अलाइन हो रहा है या इससे अलाइन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। ये तो तुम इसको यहाँ से विंडोज में जाकर, व्यू में जाकर, और यहाँ पर स्मार्ट गाइड अगर तुम्हारा ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ होती है, राइट? और कभी कभी ये परेशान भी करती है तो ऑफ भी करने की जरूरत पड़ती है कभी हाँ, कभी। ऑफ भी कर सकते हो अगर ज़्यादा अनाइंग अनाइंग हो जाए ये, तो तुम अब कुछ नहीं दिखेगा, तुम अपने आराम से कर सकते हो। देन अरे वो वाली चीज़ कहाँ गई? कौन सी पता। नहीं, अब देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पैनल है, अगर तुम ये 3 डॉट को सिलेक्ट करते हो तो तुम यहाँ पे इंडिविजुअली इस रेक्टेंगल के राउंडनेस को चेंज कर पाओगे। देख रहे हो, मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ तो इसका राउंडनेस चेंज हो रहा है सिर्फ एक एंकर पॉइंट का, ठीक है? तो यहाँ से, एंड अगर तुम इसको क्लिप कर देते हो तो प्रोपोर्शनली होगा, सबका एक साथ होगा, राइट? अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ। अगर तुम शिफ्ट दबा के वही करते हो तो 10 के प्रोपोर्शन में होगा, राइट? तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। यूँ नॉर्मली 1 के होता है, अगर शिफ्ट दबा के मैं करता हूँ तो सीधा 10 के इंटरवल्स में बढ़ेगा, राइट? देन और क्या बताना तेज? एक बार प्रॉपर्टीज पैनल और लेयर्स पैनल अच्छे से समझा दे। मतलब प्रॉपर्टीज पैनल जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है या फिर टूल है उनके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है और दिखाता है, यहाँ पे शो करता है। और लेयर पैनल मतलब काम कैसे करती है, कौन सी लेयर ऊपर है जब वो दिखेगी ऊपर, उसके नीचे कौन सी है, ओपेसिटी अच्छे से समझा। ट्रांसपेरेंसी होती है ओपेसिटी, जितना कम ट्रांसपेरेंट हो, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उतनी कम ओपेसिटी कर दो, ये सब कुछ। हाँ, तो मान लो और ये ये, एक और चीज ट्रांसफॉर्म में एक्स वाई पोजीशंस क्या होती हैं। एक्स वाई जीरो कहाँ पे होता है, विड्थ और हाइट अनलिंक वगैरह। और जो ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में जा, वहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे ये विड्थ हाइट ये साइड में लिंक वाला है वो बता दे। और जो ये लेफ्ट मतलब वर्टिकल क्या बोलते हैं, रोटेशन वाला जो है ना साइड में, हाँ हाँ इसका हाँ ही बता दी, जो जो जहाँ पे तेरा माउस था वहाँ पे बता दे। एंकर हाँ पॉइंट होता है मतलब इसका अराउंड रोटेट हो रहा है, तो ये पॉइंट्स होते हैं 6, मतलब कि कितने पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, उनमें से टाइम किसके पर। अराउंड रोटेट हो रहा है या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इससे भी डिफाइन होता है। हाँ, यहाँ तो पे एंकर तुम्हें पॉइंट। मान लो ये जो स्क्वायर टाइप्स है, राउंडेड स्क्वायर, उसकी विड्थ या हाइट चेंज करनी है तो तुम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो अगर तुम नॉर्मल, अगर ये क्लिप्ड है, मान लो मैं इसके क्लिप को हटा देता हूँ, तो ये ऐसे तुम कर सकते हो। तो इसका देख रहे हो विड्थ बढ़ रहा है, राइट? अगर मैं शिफ्ट आगे करता हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ऐसे ही इसका हाइट भी तुम अगर चेंज कर सकते हो यहाँ से, और अगर शिफ्ट दबा के करते हो तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब ये एक्स और वाई होती है इसकी पोजीशन, ठीक है? ये जो रूलर का ये 0 0 दिख रहा है ना, यहाँ से 0 0 स्टार्ट होता है। देन यहाँ से देख रहे हो जो इसकी सेंटर की पोजीशन है वो एक्स और वाई है। आर्टबोर्ड का ये जो स्टार्टिंग है वो होता है 0 0, हाँ जो आर्टबोर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हाँ हाँ, वही रूलर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब लेफ्ट। मान मान लो मैं इसके सेंटर पे गाइड्स लाता हूँ। यहाँ से मैं एक गाइड लाया, इसके सेंटर पे रखा। यहाँ से एक गाइड लाया, इसके सेंटर पे रखा। तो तुम यहाँ देख सकते हो,
मैं तो वही चेंज कर दिया। अच्छा, मैंने इसका ओरिजिन ही चेंज कर दिया। अगर तुम यहाँ से लाके कुछ हटाते हो तो इसका ओरिजिन है, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ ये ओरिजिन है। मैं इसका ओरिजिन भी डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसका अभी ओरिजिन यहाँ पे कर दिया, इसके रेक्टेंगल के सेंटर पे। तो तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट 0 0 पिक्सल पे आ गया। अभी मैं इसको 0 पे कर देता हूँ तो इसका पोजीशन एकदम गाइड्स पे आ गया है ना, रेक्टेंगल पे। अब मैं इसको इधर मूव करता हूँ तो देख रहे हो ये इसके हिसाब से मूव कर रहा है, इसके सेंटर पे। अगर अब मैं ये जो छोटा सा चीज दिख रहा है तुमको जहाँ पे 9 पॉइंट्स है, ये डिसाइड कर रहा है कि इसका सारी चीजें जो होंगी वो किस पॉइंट के हिसाब से चेंज होंगी। ये 1 2 3 ये पॉइंट डिसाइड कर रहा है। मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट के हिसाब से इसका रोटेशन सब कुछ डिसाइड होगा। ये इस पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको यही कर देता हूँ कि ये वाला, तो अब ये इस वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट होगा। मान लो मैं रोटेट करता हूँ तो ये उस वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट हुआ है। मतलब ये दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। नाउ मैं इसको फिर हाँ मिडिल केशव, में कर एक देता मिनट, आवाज आ रही है? हाँ सुन हूँ। हाँ, केशव, इसको इन लोगों को ना थोड़ा सा कुछ ट्रेस करके दिखा दे, सिंपल सा कोई सा भी पिकाचू वगैरह, कोई भी कुछ भी ट्रेस करके दिखा दे बस, जल्दी से जो भी होगा कुछ भी कंप्यूटर में, या हाँ, कुछ भी डाउनलोड करके ट्रेस करके दिखा दे। हाँ। तो मतलब मैंने बताया ये शिजुका ही बना देता हूँ मैं। तो पेन टूल से मैं इसकी स्माइल बनाऊंगा एंड नई जगह पे जा, न्यू आर्टबोर्ड में जा। उसी की विजिबिलिटी ऑफ कर देना, वहीं पर बना ले, फिर इसको ट्रेस करना है तो विजिबिलिटी भी बता दे इनको पहले। हाँ, जो लेयर्स पैनल में विजिबिलिटी होती है। तो लेयर्स पैनल में मान लो मुझे ये वाली चीज़ है, मुझे इसको चाहिए कि ये मतलब दिखे ना। तो मैं ये यहाँ जो आई है ना उस पर दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएगी। ये मेरा बैकग्राउंड है रेक्टेंगल, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे दबाओगे तो ये दिखेगा नहीं। और मान लो मुझे इसको लॉक करना है तो मैं यहाँ पे लॉक दबाऊंगा तो अब ये मूव नहीं होगा। अगर मैं इस लॉक को हटा देता हूँ तो ये शिजुका मूव हो रही है, बट अगर मैं लॉक दबा देता हूँ तो ये अब मूव नहीं होगी। ये रेक्टेंगल मूव हो रहा है, ये शिजुका नहीं मूव हो रही है। तो तुम ये दोनों चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, तो अब एक और चीज़ है। अगर मान लो तुम नॉर्मल मान लो ये तुमने एक एंकर टूल बनाया और कर्वेचर है, ठीक है। अगर तुम वापस से इसी एंकर टूल पे क्लिक करते हो तो ये वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। अब ये कर्व की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, राइट। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ होती है। अब मुझे जैसे यहाँ पे जाना है पर ये ऐसा हो जाएगा, तो मैं वापस से इसी पे क्लिक करता हूँ तो ये अब स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एंड बना सकता हूँ। अगर मैं आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर करता हूँ तो इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 है, आई गेस। तो मैं अभी इसका कलर ऐसा कर देता हूँ और मैंने इसका पेन टूल काफ़ी फास्ट होता है तो तुम बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बना सकते हो।
मान लो इसका कलर मुझे ब्लैक करना है। हाँ, तो ये एक और चीज़ होती है, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, हाँ, एंड ऐसा है मेरे पास, और मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, ये कभी कभी हो जाता है, स्टार्टिंग में होता है, गलती से भी हो जाता है। तो क्या करना, इस ऑब्जेक्ट के बाहर एक और बार डबल क्लिक कर देना, तो ये आइसोलेशन से हट जाएगा। राइट, तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये अब आइसोलेट हो गई, एंड बाहर क्लिक करोगे तो एंड आई का कलर आई ड्रॉपर टूल से वाइट, एंड ये जो अंदर वाला है ये ब्लैक। राइट, अब मान लो मुझे ये वाली चीज़ है, इसका कलर ये है। मान लो मेरा जो ये है ये वाली जो एलिमेंट है, ये वाला फेस है ना, वो ऊपर आ गया है इस वाली आई और इस वाली के, मुझे इसको नीचे करना है। राइट, तो एक तुम क्या करोगे, राइट क्लिक दबा करना, अरेंज करना एंड सेंड बैकवर्ड। ठीक है, एक बार सेंड बैकवर्ड दबाया तो ये एक बार नीचे चला गया। अब एक और बार अरेंज सेंड बैकवर्ड, तो ये एक और बार नीचे चला गया। तो तुम्हारा जो आई का वाइट वाला पार्ट है और ब्लैक वाला पार्ट है वो दोनों ऊपर अपने आप आ जाएगा। राइट, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब एक कंट्रोल प्लस एक बार स्क्वायर ब्रैकेट अप दबाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो तुम। एक बार नीचे दबाया तो ये नीचे जाता जा रहा है, ऊपर गया तो ये काफ़ी फास्ट होता है। राइट, किसी को बीच में डाउट आए तो पूछ लेना प्लीज। एंड शिवानी पूरा करके बताने का। नहीं, पूरा करके इतना कोई ज़रूरी नहीं है पूरा करके बताना। इट्स लाइक बस इन लोगों को दिखना चाहिए होते हुए काम कि हाँ, ऐसे-ऐसे प्रोसीड होती है चीज़ें, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो दिखा किसी दे का, मतलब हाँ, कुछ और कुछ और नहीं बताना है तो यही कर दे, अगर कुछ और बताना है तो वो बता दे। एक बार क्लिपिंग मार्क्स बता देता हूँ। तो हुँ, अटैक ऑफ टाइटन का एक सीन था, एनीमे अटैक ऑन टाइटन, तो उसका एक सीन था, तो उसको मैंने रिक्रिएट किया था। राइट, तो मैं कुछ ऐसा सा दिखता है बनने के बाद चीज़ें, है ना, काफ़ी क्लटर्ड है ना। तो तुम क्या करोगे अभी, एक चीज़ होती है क्लिपिंग मास्क। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, मैं आउटलाइन में दिखाता हूँ कि ये ऐसा कुछ दिखता है आउटलाइन के साथ, है ना। तो मुझे चाहिए कि सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर वाली चीज़ें दिखे, इसके रेक्टेंगल के जो बाहर आ रहा है वो कुछ भी ना दिखे। तो सबसे पहले तो मैं बाकी सारी चीज़ों को लॉक कर दूंगा, है ना, और फिर मैं जो सबको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, मेरा ऊपर रेक्टेंगल है, तो क्या होता है ना, जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है, अगर मैं राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, एक मिनट, तो ये सिलेक्ट ऑल करके अब क्लिपिंग मास्क, तो जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसके शेप में आ जाती है सारी नीचे वाली चीज़ें। ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा क्लिपिंग ग्रुप, तो यहाँ पे अगर खोल के देखोगे तो सबसे ऊपर वाला एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ गए। राइट, अगर तुम अब यहाँ पर एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे काम आता है, बहुत काम आता है। अगर तुम्हें क्लिपिंग मास्क हटाए बिना इस चीज़ को कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज कर सकते हो। तो तुम क्लिपिंग मास्क के अंदर वाली चीज़ों को एडिट कर पाओगे, पर अगर नॉर्मल सिलेक्शन टूल तुम यूज़ करते हो तो तुम क्लिपिंग मास्क के अंदर वाली चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते। राइट, तो क्लिपिंग मास्क इस तरह से यूज़ होता है। नाउ तुम ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी आसानी से बना सकते हो इलस्ट्रेटर का यूज़ करके, काफ़ी मज़ा भी आता है इनको बनाने में। तो मैं शिजुका पूरी बना के दिखाई देता हूँ।
ठीक है, मैंने पहले पेन टूल से सबको ट्रेस कर लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इनका कलर चेंज करूँगा, कलर और स्ट्रोक डिसाइड करूँगा। अब जैसे शिजुका की नाक ब्लैक कलर की है तो मैं इसके स्ट्रोक को ब्लैक कर दूंगा। मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया और मैंने ब्लैक कर दिया। अब इसका स्ट्रोक थोड़ा साइज बड़ा है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में जाके इसके स्ट्रोक को बड़ा करूँगा थोड़ा। अब मैं अगर ये जो स्ट्रोक दिख रहा है इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक की सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ। अब शिजुका की नाक ये बड़ी गंदी सी लगेगी अगर ये रेक्टेंगल हो राइट एंड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक में जाऊँगा और मैं जो इसकी कैप है उसको मैं राउंड कर दूंगा। तो अब ये इसकी जो नाक है वो राउंड हो गई, राइट। एंड अगर मैं इसके जो लिप्स हैं उनको भी सेम कर देता हूँ तो अब देख रहे हो तुम इसका लिप्स ऑटोमेटिक राउंड हो रहा है क्योंकि आई ड्रॉप पर प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है सीधा। ओके, नाउ एक और चीज़ बताना भूल गया मैं। मान लो मैं एक नया आर्टबोर्ड बनाता हूँ। और मैंने कोई रेक्टेंगल चूज़ किया, राइट। मैंने रेक्टेंगल बना दिया। मैं इसका कलर कुछ कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर। अब यहाँ पे स्ट्रोक में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मान लो मैंने इसका स्ट्रोक साइज़ बड़ा किया। अब ये जो यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका स्ट्रोक साइज़ किस जगह से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे ये मिडिल से इसका स्ट्रोक बड़ा हो रहा है दोनों तरफ, राइट। अब मैं कर सकता हूँ कि इसका स्ट्रोक अंदर की तरफ बड़ा हो, तो ये अंदर की तरफ बड़ा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ बड़ा हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका स्ट्रोक सिर्फ बाहर की तरफ बड़ा होगा, राइट। तो मैं इसको मिडिल रखता हूँ एंड मेरे को चाहिए कि ये जो स्ट्रोक है वो डैश लाइन हो, तो मैं यहाँ पे डैश ऑन कर दूंगा। तो दो टाइप के डैश होते हैं, एक तो यहाँ पे कॉर्नर पे तुम्हें अलाइन डैश होंगे और एक नॉर्मल डैश, वो कॉर्नर पे अलाइन नहीं होते हैं। फिर तुम यहाँ पे डैशेस का साइज भी डिसाइड कर सकते हो, फिर तुम गैप का भी कर सकते हो। एंड तुम्हें और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो तुम और भी चीज़ें मतलब डिसाइड कर सकते हो, राइट। नाउ एक और चीज़ होती है, मान लो मैंने पेन टूल से एक स्ट्रोक बनाया, राइट। तो अभी मैं इसके लिए डैश हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका एरो का हेड भी कैसा होना चाहिए वो भी डिसाइड कर सकता हूँ। मान लो मेरे को ऐसा चाहिए तो ये ऐसा हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको अभी नन पे रखता हूँ एंड यहाँ से मैं इसकी प्रोफाइल भी डिसाइड कर सकता हूँ। मान लो ये सिर्फ रेक्टेंगल ना हो के कुछ ऐसा सा हो कि बीच में से मोटा हो और अंदर से मतलब कॉर्नर से पतला हो, तो ऐसा भी हो जाएगा लीफ टाइप्स का। एंड मतलब यहाँ से कोई सी भी प्रोफाइल तुम बना सकते हो, राइट। देन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड एक और चीज़ होती है, चलो थोड़ा बाद में बताएंगे वो। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को अंदर वाली आँख नहीं बनानी अब, ठीक है। तो मैं इसको सीधा सा ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर दूंगा, राइट। ये एंगल पे हो रहा है अभी, तो मैं वर्टिकल इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, तो मेरे पास एक और आँख आ गई। तो मैं सीधा इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। अभी मैं इसको ऑल्ट दबा के भी कर सकता था ये चीज़, ठीक है। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ शिवानी काफ़ी आई गेस, मतलब सब बता दिया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा कुछ भी मतलब। हेलो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार।
इफेक्ट्स वाली चीजें भी बताऊं क्या? बहुत टाइम लग जाएगा फिर इसमें। नहीं अब ठीक है, बहुत बता दिया आज के लिए। मैं क्या बोल रही थी, लाइक बच्चों को कुछ बता दो कि ऐसा कुछ करके आ सकते हो तुम लोग। हाँ जिसकी मतलब तुम वजह लोग, मतलब आज का तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें ऐसा कुछ लेना है, जैसे नोबिता की कोई फोटो ले लिया, शिजुका की, या कोई ऐसा सीन ले लिया, और उनको नॉर्मल सा लेना, बहुत इजी सा कुछ, ठीक है, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, जैसे कोई फीनियस या फर्ब या प्लेटी द पैडिपस और भी कुछ। तो उनको ऐसे कन्वर्ट करना है तुमको, इलिस्ट्रेशन बनाना उनका बेसिकली, ठीक है। तो पेन टूल वगैरह या शेप टूल जो भी तुम यूज़ करना चाहो, उनका यूज़ करके तुम्हें ऐसा कुछ बनाना है, राइट। मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या कर सकते हो तुम। पैकेज डिजाइनिंग होता है, मतलब इनका अच्छा खासा पैसा मिल जाता है अगर तुम करना चाहो तो, मतलब पॉकेट मनी के हिसाब से। इन्फोग्राफिक्स, ये जो फ्लेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ होती है, फ्लेयर्स, ब्राउशर्स, और फैशन इलस्ट्रेशन, टी शर्ट डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो भी, मतलब ये इलस्ट्रेटर बहुत अलग लेवल, इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, काफ़ी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। पैकेज टेम्पलेट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, एक मिनट ये वाला नहीं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये जो जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं वो सब इलस्ट्रेटर पे ही होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं ना प्रोडक्ट के। और टाइपोग्राफी, ये भी बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब तुम कैसे भी अपने टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हो, ऐसी चीज़ें तुम बना सकते हो। काफ़ी मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना बना के लाना तुमको, देन कल मिलते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, मतलब वैसे तो हमारी तरफ से तो हो गया ख़त्म। ईशान रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले। हेलो ईशान। ईशान हेलो। हो गया। हाँ बोल बोल बोल। रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, इन लोगों को ना कोई एक इंसान क्या कहते हैं, कोई एक गूगल ड्राइव दे देना, उसमें इन लोगों को बोलना कि कुछ भी ट्रेस करके अपलोड कर देने को, ठीक है, तभी करेंगे। नहीं तो ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा लग नहीं रहा करेंगे, पता नहीं कहाँ एसएनटी कोड में बिजी दिख रहे हैं सभी। ठीक है एसेंट को सीरियसली ले रहे हैं, बहुत टाइम होता है यार उसमें, आराम से करने रहते हैं क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता, आराम से करने रहते, जल्दी करने होते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अरे इतना फिर एक भी मतलब यार, हाँ हाँ मतलब ठीक है, एक वो दे देना, क्या नाम है, ये दे देना, ड्राइव लिंक दे देना, उसमें बोल देना अपने मन से कुछ भी अपलोड, कुछ भी ट्रेस करके अपलोड कर दे, ताकि कल का असाइनमेंट करने में आसानी रहे। कल का असाइनमेंट है, मेन असाइनमेंट है, जो शोकेस होगा, ऐसा पूरा बताकर टेक्स्ट पे ही डाल देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और कुछ